स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग 2024 में पूछे गए पेपर 347 जीसी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया है कि विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो आपको मालूम है अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन होते हैं। पराशर दाब आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है, हिमांक अवनमन भी अणुसंख्यक गुणधर्म है और वाष्प दाब में अवनमन भी अणुसंख्यक गुणधर्म है। केवल पृष्ठ तनाव ऐसा होता है जो कि आपका अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, यानी यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा आता है, जहाँ दिया कि तीन धात्विक धनायनों यक्स, वाई और जेड के मानक अपचयन विभव दिए हुए हैं और धातुओं की बढ़ती अपचयन क्षमता का क्रम बताना है। तो देखिए, सबसे अच्छी अपचयन क्षमता उसकी होती है जिसका इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव जितना कम होता है। तो अगर आप तीनों वैल्यू को देखें तो यहाँ पर ये वैल्यू सबसे कम है, यानी सबसे ज़्यादा अपचयन क्षमता वाला कौन होगा, वाई। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, ये वाला है यानी जेड है, और लास्ट में आपका ये वाला आएगा यानी यक्स है। तो यानी वाई सबसे ज़्यादा अपचयन क्षमता का होगा, उसके बाद जेड, उसके बाद एक्स। तो यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। आपको पिछले वीडियो में पेपर जीबी के सेट में मैंने डिटेल बताया हुआ है कि वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालते हैं। फिलहाल आप वहाँ जाके वीडियो देख लेंगे। यहाँ पर वेग स्थिरांक अगर प्रथम कोटि का है तो उसका मात्रक हमेशा सेकंड का क्या होता है, इनवर्स होता है। अब दिया है सी यू सी एन का होल 4 पे 3 माइनस में सी यू की समन्वय संख्या निकालनी है। तो देखिए, सी यू से जुड़ने आया कौन है, सी एन आया है यानी साइनाइड है, एक दंती है यानी एक सी एन कॉपर के साथ एक उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, और ये 4 बार आया है तो कुल कितने उपसहसंयोजी बंध बनाएगा, 4। और जितने उपसहसंयोजी बंध केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनते हैं वही आपकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो यहाँ कॉपर के साथ 4 सी एन आए हैं यानी 4 बंध बनेंगे, तो यहाँ समन्वय संख्या 4 होगी। अगला प्रश्न है कि आर एक्स तथा एन ए आई के बीच जो क्रिया है उसका नाम क्या है। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं आर एक्स को एन ए आई से क्रिया कराऊंगा तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो यक्स है ना, ये एन ए के साथ चला जाएगा और ये बनेगा आर आई यानी एल्किल आयोडाइड बनेगा। यह क्रिया एसीटोन की उपस्थिति में होती है और इस अपक्रिया को हम फिंकेल-स्टीन अपक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया दिया है RNH2 तथा HNO2 की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पर लेते हैं RNH2, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ RNH2 और HNO2 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ये देखिए, HNO2 की जो संरचना होती है वो होती है N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। अब आइए देखते हैं यहाँ पे बनेगा क्या। तो देखिए, सबसे पहले होता ये है कि ये जो H2 है वो O के साथ क्रिया करके H2O बना लेगा। उसके बाद ये N और ये N, दो N मिलके N2 गैस बन के उड़ जाएंगे। फिर मेरे पास बचेगा R और OH, यानी R के साथ OH जुड़ जाएगा और R के साथ अगर OH जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। फिर आते हैं, अगला एग्जाम्पल दिया कि मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको मालूम है मोल प्रभाज होता क्या है। जब हम एक विलयन लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक विलयन लिया है, अब इस विलयन में कौन कौन होगा, विलेय भी होगा, ठीक है, और विलायक भी होगा। यानी विलयन के दो अवयव हैं, कौन कौन, विलेय और विलायक हैं। अब मान लेते हैं विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन है। तो देखिए, मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं। जिस अवयव का मोल प्रभाज निकालना उसके मोल को ऊपर लिखिए। जैसे हम विलेय का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं तो विलेय के मोल स्मॉल एन ऊपर लिखेंगे और विलयन में कुल मोलों की संख्या से इसको भाग कर देंगे। तो मोल प्रभाज है क्या, मोल प्रभाज वास्तव में एक अनुपात है। किसका किसका अनुपात है, अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या का। तो अगर आपसे मोल प्रभाज की परिभाषा पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि विलयन में अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं हम विलायक का मोल प्रभाज निकालें तो विलायक के मोल कितने हैं, कैपिटल एन, और विलयन में कुल मोलों की संख्या कितनी है, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इससे विलायक का मोल प्रभाज निकल जाएगा। लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक विलयन में उपस्थित किसी भी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे हम चाई से प्रदर्शित करते हैं, जिसको कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन में काई भी बोलते हैं। माना एक विलयन में, अब हमने मान लिया विलेय और विलायक के मोलों की संख्या स्मॉल एन कैपिटल एन है, तो विलयन में कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये देखिए स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगी। अब अगर आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल ऊपर लिखिए और इसको भाग कर दीजिए कुल मोलों की संख्या, वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए विलेय और विलायक का मोल प्रभाज यहाँ से निकल जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ दिया है CO4 प्लस दिया है प्लस CO और यहाँ पे C ट्रिपल प्लस प्लस CO डबल प्लस के लिए आपको ई नॉट का मान निकालना है। किसके लिए निकालना है ई नॉट का मान, वो दिया है कि C4 पे
C3+ में बदलने वाले का मान निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। इसका बहुत आसान तरीका होता है कि पहले ये पहचान लीजिए कि यहाँ एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ CO से CO++ बन रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण होने का मतलब CO यहाँ पर क्या है, ये एनोड हो जाएगा। और जो Ce है इसका देखिए अपचयन हो रहा है, यहाँ 4+ से 3+ हो रहा, अपचयन हो रहा है, तो यानी यहाँ पर ये क्या है, कैथोड है। अब इसको लगाएंगे कैसे, देखिए वो आपका तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ई सेल, क्योंकि ई सेल का मान देखिए नीचे प्रश्न में दिया है। तो ई सेल निकालने के लिए E0 कैथोड करेंगे। तो देखिए कैथोड कौन था, अभी मैंने बताया था C4 से C++ बनना, यही कैथोड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि Ce पे जो 4+ है और यहाँ पे Ce पे ट्रिपल+ जो बन रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया कैथोड। माइनस एनोड। अब एनोड कौन है, एनोड में भले ही CO से CO++ बन रहा है, लेकिन जब हम E0 के फॉर्म में लिखते हैं तो हायर चार्ज को पहले लिखेंगे, यानी CO++ को पहले लिखेंगे और CO को बाद में लिखेंगे। अब आपको वैल्यू रख देनी है। तो देखिए यहाँ पे ई सेल की वैल्यू दिया है कितना, 1.89। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए E0 और यहाँ पे Ce पे 4+ ऑब्लिक यहाँ पे Ce पे कितना हो जाएगा, 3+, और यहाँ माइनस के बाद ये देखिए यहाँ माइनस है और इसकी वैल्यू देखिए दिया है यहाँ पे -0.28। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इस प्लस वाले को जब उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1.89 में से माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके लिखने का तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। देखिए वही चीज़ जो मैंने कहा था, E0 सेल बराबर क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 सेल बराबर E0 कैथोड यही है और एनोड आपका ये हो जाएगा। वैल्यू देखिए 1.89, इसको ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इस प्लस को जब हम उधर भेजेंगे तो देखिए यहाँ जाके वो माइनस हो जाएगा और उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारे सीरियम 4+ आयन से सीरियम ट्रिपल+ आयन बदलने का जो है अपचयन विभव हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, रासायनिक अपक्रिया को कोटि और आणविकता में उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। तो देखिए आप यहाँ पे कॉलम वाइज समझ लीजिए। आणविकता किस चीज़ को कहते हैं, जैसे किसी अपक्रिया में जितने अणु भाग ले रहे हैं वही इसकी आणविकता है। जैसे यहाँ देखिए 2 अणु भाग ले रहे हैं तो इसकी आणविकता कितनी है, 2 है। लेकिन कोटि कैसे पता करते हैं, किसी अपक्रिया की कोटि जो है वो प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है और किसी रासायनिक अपक्रिया में उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या जो अपक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं वही अपक्रिया की कोटि कहलाती है। तो देखिए पहला अंतर यहाँ पर यही है, दोनों की परिभाषा हो जाएगी। दूसरा है आणविकता का निर्धारण किससे करते हैं, गणना करके। मतलब हमने अपक्रिया देखा, उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं उसको जोड़ लिया, वही अपक्रिया की कोटि है। जैसे यहाँ देखिए एक अणु इसका 2 हो गया तो हमने लिख दिया इस अपक्रिया की कोटि 2 है। लेकिन प्रयोग का निर्धारण कोटि का निर्धारण बिना प्रयोगों द्वारा संभव नहीं है। अच्छा, किसी अपक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि किसी भी अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। बहुत सी ऐसी अपक्रियाएं हैं जहां अपक्रिया का वेग क्रियाकारी के अणुओं पर निर्भर नहीं करता है। किसी अपक्रिया की आणविकता उसकी कोटि से बिल्कुल अधिक हो सकती है। जैसे आप यहाँ देखें, इसकी आणविकता 2 है तो इसकी कोटि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 0 है। तो आणविकता का मान कोटि से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोटि कभी भी आणविकता से ज़्यादा नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट, आणविकता केवल पूर्णांक संख्या नहीं हो आणविकता हमेशा पूर्णांक संख्या होती है, जबकि कोटि का मान पूर्णांक भी हो सकता है और उसका मान भिन्नात्मक भी आता है। बहुत सी ऐसी अपक्रियाएं हैं जहां अभिक्रिया का वेग आधे अणु पर निर्भर करेगा तो वहां अभिक्रिया की कोटि हाफ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है अंतः संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए। तो देखिए अंतः संक्रमण तत्व जिनको हम F ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है, N-2 F 1 to 14, N-1 D01 और NH2 होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि एक उदाहरण द्वारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को समझाइए। तो देखिए होता ये चीज़ है कि जब हम कोई केंद्रीय धातु कोई संकर यौगिक बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने मेटल के साथ यहाँ लिगैंड को जोड़ करके बना दिया, तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। मान लेते हैं इस मेटल पे 2+ आया है और यहाँ इससे मान लेते हैं लिगैंड ये जुड़े हुए हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मेटल पे 2+ आया है, इसका मतलब मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और साथ ही साथ लिगैंड इलेक्ट्रॉन का एक एक जोड़ा मेटल की ओर दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ मेटल इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। तो जो धातु होती है जब वो संकर यौगिक बनाती है तो संकर यौगिक में वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन ले दे करके यही प्रयास करता है कि वह अपने निकटतम अक्रिय तत्व के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। ठीक है, तो सिडविक ने भी इसी चीज़ को बताया हुआ था कि सिडविक के अनुसार कि जो धातु परमाणु हमारे होते हैं या जो धातु परमाणु या आयन जो भी होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन युग्मदाता यानी जो लिगैंड होते हैं उनसे संयोग करते हैं। क्यों संयोग करते हैं, ताकि वो अपने निकटवर्ती भारी अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक प्राप्त कर लें।
अब इनका प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाला कैसे जाता है उसके सूत्र को देख लीजिएगा। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने का जो सूत्र है वो काफ़ी सिंपल होता है। इसमें आपको करना क्या होता है, जो प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, जिसको हम शॉर्टकट में ईएन कहते हैं, इसके लिए आप उस धातु के परमाणु क्रमांक में से धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन घटाएंगे। मतलब धातु के ऊपर जितना आवेश आया है, यानी धातु की जितनी ऑक्सीकरण संख्या आई है उतना आप इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, क्योंकि अगर धातु में प्लस आया इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन जब त्याग दिए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी, इसलिए यहाँ पे चिन्ह क्या लगेगा, माइनस। और उसके बाद धातु से जुड़ने के लिए जो दाता परमाणु आए हैं उनमें 2 का गुणा कर दीजिए। क्यों 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक दाता परमाणु धातु को 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो जितने दाता परमाणु होंगे उसका डबल इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो डबल करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा किया गया है। अब जैसे मान लीजिए हमको K4Fe में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा K4Fe में Fe यही तो है, तो आप पहले उस धातु का परमाणु क्रमांक लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे Fe का परमाणु क्रमांक 26 लिख दिया गया है। अब K4Fe में अगर आप Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए तो देखिए पूरे यौगिक पे कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। एक पोटेशियम देखिए शुरू में मिल रहा है, एक पोटेशियम पे एक प्लस होता है, 4 पोटेशियम यानी +4 हो जाएगा। Fe का आप यक्स मान लीजिए, और एक Cn पे एक माइनस होता है और यहाँ 6 Cn है यानी -6 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो +2 आएगा। इसका मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +2 है, इसका मतलब Fe ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमने कर दिया है -2 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2 गुणे धातु द्वारा जुड़े दाता परमाणु की संख्या। साइनाइड एक दंती लिगेंड है यानी इसमें एक दाता परमाणु होता है और 6 बार आया है, तो कुल हमारे पास दाता परमाणु 6 हैं। तो जितने दाता परमाणु होंगे उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 गुणे 6 किया है, क्योंकि दाता परमाणु हमारे पास 6 हैं और एक दाता परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 26 - 2 और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक 36। इस तरीके से हम किसी भी यौगिक में, संकर यौगिक में धातु का प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। वो दिया है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल क्या है। तो देखिए नाम से देख लीजिए ना, मोनो का मतलब होता है एक, हाइड्रिक मतलब OH समूह। तो ऐसा फिनॉल जिसमें OH समूह एक बार हो। जैसे हमने ये देखिए एक बेंजीन बनाया, अब बेंजीन में क्या करना है, उसके किसी भी कार्बन से, बेंजीन वाले के कार्बन से अगर आपने OH जोड़ दिया तो फिनॉल बन गया। इसमें OH एक बार है तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। आपकी इच्छा कर रही है एक और OH जोड़ दिए तो ये डाइहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। आपकी इच्छा एक और OH जोड़ दिए तो 3 OH हो जाएंगे तो ये ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, इन तीनों का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। डाइहाइड्रिक फिनॉल में देखिए डिफिनीशन में लिखा है इनके अणु में OH समूह कितनी बार होगा, 2 बार। देखिए 1 बार, 2 बार, 1 बार और 2 बार। यहाँ पे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में कितनी बार होना चाहिए, OH समूह 3 बार होना चाहिए। तो देखिए ट्राइहाइड्रिक फिनॉल में OH समूह 1 बार, 2 बार और 3 बार उपस्थित है। अब इसके बाद आते हैं एल्कोहल और फिनॉल की जल में विलेयता किस कारण से होती है। सबको मालूम है कि एल्कोहल जो होते हैं, मान लीजिए आप एल्कोहल लेंगे ROH। अब एल्कोहल का अणु जल के अणुओं के साथ कौन सा बंध बनाता है, ये देखिए हाइड्रोजन बंध बनाता है। फिर मान लीजिए एल्कोहल का अणु एक आगे होगा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। तो एल्कोहल के अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इस वजह से एल्कोहल जल में विलय होते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इस R की जगह पे बेंजीन बना दें, ये देखिए बेंजीन वलय बना दें, तो ये फिनॉल हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ आपने R लिखा है ये भी हो जाएगा। तो देखिए फिनॉल के अणु भी एल्कोहल की तरह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए फिनॉल भी जल में घुल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बना करके दोनों चीज़ों की संरचना को दिखाया हुआ है चित्र को। तो देखिए एल्कोहल और फिनॉल दोनों ही जल में विलय होते हैं और इनकी जल में विलेयता एल्कोहल अणु का जो OH समूह है और जल के अणुओं के हाइड्रोजन बंध बनने के कारण होता है। देखिए एल्कोहल का अणु जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहा है और फिनॉल का अणु भी जल के साथ कौन सा बंध बना रहा है, हाइड्रोजन बंध। अगला दिया है एंजाइम को परिभाषित कीजिए। तो देखिए एंजाइम होता क्या है, आप सबको मालूम है, हमारी बॉडी में भी हमारी बॉडी की एक्टिविटी को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, नियमित स्पीड से काम करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है। हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम बनते हैं, कुछ एंजाइम को बाहर से भी लेने पड़ते हैं। अब ये एंजाइम करते क्या हैं, ये उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। और ये जीवित कोशिकाओं में बनते हैं, जैसे वनस्पति की होगी या जीव जंतु की जीवित कोशिकाओं में बनते हैं। और ये सभी जैविक क्रियाओं के, यानी हमारे अंदर होने वाली क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो इनको हम लोग जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एंजाइम उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये जीव जंतु और वनस्पति की जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं और जैविक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, इसीलिए इनको हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे टैलिन, पेप्सिन, माल्टेज, इन्वर्टेज तमाम है, लाइपेज, ऐसे बहुत सारे एंजाइम हैं। अब इसकी क्रियाविधि भी लिखनी है। तो देखिए एंजाइम की क्रियाविधि को मैं चित्र के जरिए समझा दे रहा हूँ और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ भी है। देखिए
एंजाइम की क्रियाविधि को सबसे अच्छे लॉक की हाइपोथेसिस यानी ताला चाबी परिकल्पना से समझी जाती है। इसमें यह कहा जाता है कि जो एक एंजाइम होता है ना, एंजाइम की सतह स्मूथ नहीं होती। ऐसा नहीं कि एंजाइम ऐसा स्मूथ होगा, नहीं, ये नहीं होगा। इस एंजाइम की सतह पे जगह जगह देखिए गड्ढे बने हुए हैं। ये गड्ढे जो हैं वो एक्टिव साइट यानी सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। इन सक्रिय केंद्रों में बहुत सारे क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, है ना, जिसमें क्रियात्मक समूह जैसे COOH या बहुत सारे क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। इनको हम सक्रिय केंद्र कहते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट यानी आधार अणु है जिस पर एंजाइम को काम करना है, तो वह आधार अणु जिसकी सतह एंजाइम की सतह से मैच करेगी, जैसे ताला और चाबी की जो संरचनाएं होती हैं एक दूसरे से मैच करती हैं, तो जिस आधार अणु यानी सबस्ट्रेट, आधार अणु की इंग्लिश क्या होती है, सबस्ट्रेट, इसीलिए इसका पहला अक्षर देखिए लिया गया है। तो आधार अणु जिसकी संरचना एंजाइम की संरचना से यानी सतह की संरचना से मैच करेगी, तो वो दोनों जुड़ करके आपस में पहले बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ई मतलब एंजाइम है, यस मतलब सबस्ट्रेट है, यानी ये संकर यौगिक बनाएंगे। और संकर यौगिक बनने के बाद यह एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को यानी इसको उत्पाद में क्या करेगा, बदल देगा, और उत्पाद में बदल करके इनको क्या कर देगा, अलग कर देगा, और एंजाइम फिर से अलग हो जाएगा ताकि वो अगले सबस्ट्रेट अणु को तोड़ सके या उत्पाद में बदल सके। तो देखिए यही चीज़ दिया भी है कि एंजाइम की सतह पर बहुत सारी दरारें होती हैं जिनमें क्रियात्मक समूह आदि उपस्थित होते हैं। इन केंद्रों को सक्रिय केंद्र कहते हैं। इनकी आकृति निश्चित होती है। एंजाइम की क्रियाविधि के लिए ताला चाबी कुंजी परिकल्पना या ताले चाबी परिकल्पना दी गई है। इस सिद्धांत के अनुसार जब आधार अणु यानी ये जो है जिसको सबस्ट्रेट कहते हैं, इसीलिए पहला अक्षर यस लिया गया है, एंजाइम के संपर्क में आता है तो वो दूसरे में एक प्रकार से ऐसे फिट होते हैं जैसे ताला चाबी में फिट होता है। और जब ये दोनों फिट होंगे तो बनेगा क्या, ईएस, देखिए बना है, ईएस बन जाता है। और बाद में जब ये टूटेगा तो उत्पाद क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और एंजाइम फिर से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इस तरीके से एंजाइम की क्रियाविधि काम करती है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। दिया हेलोएल्केन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण से समझाना है। तो देखिए यहाँ पे हेलोएल्केन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक रागी का मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है, और एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज किस पे आता है, यक्स पर, यक्स माइनस है, आर पे प्लस है। तो मुझे क्या करना होता है हेलोएल्केन में, जब भी मैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन करूंगा तो इस यक्स को हटा के कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल यानी कोई दूसरा नाभिक स्नेही इस ऋणायन को हटा करके कोई भी दूसरा ऋणायन अगर मैं लगा दूंगा तो यही है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और इसकी क्रियाविधि यानी माइनस को हटा करके कोई दूसरा माइनस लगाने की जो क्रियाविधि होती है हेलोएल्केन में, दो प्रकार से होती है। तो देखिए हेलोएल्केन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली अभिक्रिया होती है SN1। अब SN1 क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं। SN1 अभिक्रिया में आप देखिए, मान लीजिए ये बड़ा सा अणु है जिसको हम आधार अणु कह रहे हैं, ये एक एल्किल हैलाइड है। अब हमारी इच्छा है कि मैं यहाँ से यक्स हटा करके यहाँ OH माइनस लगा दूँ। एक ऋणायन को हटा करके, यक्स पर माइनस है, अब मैं यक्स माइनस को हटा करके अगर OH लगा दिया तो यहाँ पर हो गया नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन। तो देखिए SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, जो हमारा बड़ा अणु है जिसको हम आधार अणु यानी सबस्ट्रेट कहते हैं, इस पर हमारा जो आक्रमणकारी यानी छोटा अणु है वो आकर के आक्रमण करेगा, यक्स को भगा देगा, और देखिए यक्स के निकलते ही OH जुड़ जाएगा। खास बात यह है कि इसमें जैसा विन्यास यानी जैसा बंध क्रियाकारी में लगा है वैसा ही उत्पाद में भी लगता है, और जितने भी तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं वो इसी क्रिया को दर्शाते हैं। अब इसमें अगर इसकी क्रियाविधि को पहले देखा जाए तो इसकी क्रियाविधि हुई कैसे वो समझते हैं, क्योंकि क्रियाविधि एग्जाम में पूछा है। तो देखिए होता क्या है, इसके पहले पद में जो आपका ये आधार अणु था ना, इसमें से होता क्या है कि ये हैलोजन बंध लेके अलग हो जाता है। याद रखिएगा पहला पद बहुत स्लो होता है और पहले पद में केवल आधार अणु ही दिखाई दे रहा है। तो किसी भी अभिक्रिया के पहले पद में जितने अणु भाग लेते हैं अभिक्रिया का वेग उन्हीं पर निर्भर करता है। तो चूंकि यहाँ पर केवल आधार अणु भाग ले रहा है तो अभिक्रिया का वेग केवल आधार अणु यानी एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो इस अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। अच्छा, जब ये यक्स अलग हो जाएगा तो कार्बन पे कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। और जैसे ही कार्बन पे प्लस आवेश आता है वैसे ही ये जो OH माइनस था ये आकर के जुड़ जाएगा और देखिए आपका उत्पाद बन जाएगा। तो आप देखिए इस अभिक्रिया के पहले पद में केवल एक अणु भाग लिया आधार अणु, तो अभिक्रिया का वेग केवल एक ही अणु पर निर्भर करेगा, और यहाँ पर देखिए इसकी कोटि 1 होगी। तो देखिए इस चीज़ को लिखा भी है कि वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु, और कौन सा अणु होगा, आधार अणु, क्यों, क्योंकि वही तो टूटने गया था, की सांद्रता पर निर्भर करता है, SN1 अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं की कोटि कितनी होती, 1, और इसमें जो उत्पाद प्राप्त होगा उत्पाद का विन्यास आधार अणु के क्या होगा, समान होगा, और जितने तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं ये SN1 अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो ये तो SN1 अभिक्रिया हो गया। अब आता है दूसरा SN2 अभिक्रिया। अब ये SN2 अभिक्रिया क्या है, देखिए SN2 अभिक्रिया में आप थ्योरी से पहले इसको समझें डिटेल। यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका देखिए आधार अणु है।
अब यहाँ पर जब OH आता है जुड़ने के लिए, तो देखिए यहाँ पर जो उत्पाद मिलेगा उस उत्पाद का बंध का तरीका एकदम उल्टा है। ये देखिए यहाँ एक बंध इधर था, इसके दो बंध इधर थे, इसके दो बंध इधर हो गए, यानी जो उत्पाद मिला है उत्पाद का विन्यास क्रियाकारी आधार अणु के एकदम विपरीत हो गया है। ये SN2 अभिक्रिया कहलाती है। आखिर ये अभिक्रिया कैसे हुई, चलिए समझते हैं। ये अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जो आपका आधार अणु है वह आधार अणु यहाँ पर अभी यक्स को अलग भी नहीं किया होता है कि तब तक OH आक्रमण करने चला आता है, यानी इसके पहले ही पद में दोनों अणु आ गए हैं। कौन कौन, आधार अणु भी आ गया और आक्रमणकारी भी आ गया है। तो अभिक्रिया का वेग दोनों पे निर्भर करेगा, दोनों की सांद्रता पे। किसकी सांद्रता पे, आधार अणु की सांद्रता पर और आक्रमणकारी नाभिक स्नेही की सांद्रता पे। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग दोनों अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करेगा, तो अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। अब आप बताइए, यहाँ पर OH आकर के कार्बन से जुड़ना चाहेगा और कार्बन जल्दी से कहेगा इस हैलोजन से कि भैया एक बंध आप जल्दी से खींचे। अब यहाँ पर देखिए दो घटनाएं एक साथ होने हैं। OH कार्बन से जुड़ रहा है और हैलोजन कार्बन से अलग होने की कोशिश कर रहा है। तो अभी अगर आप बंध गिने तो कार्बन के पास बंधों की संख्या देखिए 5 है, तो यह अस्थायी यौगिक बन गया है। और अगर यह अस्थायी बन गया है तो ये तुरंत अपने आप को विघटित करेगा। अब यहाँ यक्स निकल जाएगा और ये OH आकर के विपरीत दिशा से जुड़ा है, तो यानी यहाँ पे हमारा उत्पाद का विन्यास भी विपरीत मिलेगा। इसी को हम SN2 अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि यहाँ पर उत्पाद का विन्यास उल्टा मिला है, विपरीत मिला, जिसको प्रतिलोमन कहते हैं। इसको सबसे पहले वाल्डेन ने खोजा था, इसलिए इसको वाल्डेन प्रतिलोमन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग दो अणुओं, कौन कौन से अणु, याद करिए कौन कौन से अणु वहाँ पहुँचे थे पहले पद में, एक आधार अणु पहुँचा था और एक नाभिक स्नेही, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये SN2 अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं की कोटि कितनी होगी, 2। और इन अभिक्रियाओं में जो उत्पाद का विन्यास है वो आधार अणु के विपरीत होगा। इस घटना को वाल्डेन प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे। वो दिया क्लोरोबेंजीन का हैलोजन नाइट्रीकरण और फ्रीडल-क्राफ्ट प्रक्रिया के समीकरण खाली लिखने हैं। तो देखिए आपको मालूम है क्लोरोबेंजीन में जो Cl समूह होता है वो ऑर्थोपैरा होता है। अगर हम इसका हैलोजन करने जाएंगे तो इसको किसी ना किसी हैलोजन से क्रिया कराएंगे FeCl3 की उपस्थिति में। अब होगा क्या, इस बेंजीन वलय में जहाँ मैं डॉट कर दे रहा हूँ यहाँ पे 5 हाइड्रोजन छुपे हैं। इसमें से कहीं से भी एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से क्रिया करके, Cl2 में 2 क्लोरीन है ना, तो एक हाइड्रोजन जो निकलेगा वो एक Cl से क्रिया करके HCl बना लेगा। अब जो दूसरा क्लोरीन बचेगा वो पहले वाले क्लोरीन से पूछेगा कि हम कहाँ जाएं। तो चूंकि ये आर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है इसलिए वो इस Cl को या तो आर्थो पे जोड़ेगा या तो पैरा पे, तो हमको आर्थोपैरा के 2 उत्पाद प्राप्त होंगे। अगला दिया है नाइट्रीकरण, सेम अभिक्रिया। अगर नाइट्रीकरण से क्रिया कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल को यहाँ पे समझाने के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ OH और NO2 करके। अब जहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ से कहीं से भी जो H निकलेगा वो H इस OH से क्रिया करके जल बना लेगा। अंदर जुड़ने कौन जाएगा, NO2। Cl से परमिशन मांगेगा और Cl NO2 को कहाँ भेजेगा, आर्थो पर या कहाँ भेजेगा, पैरा पे। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने Cl लिया है और इसके बाद यहाँ पर CH3Cl से अगर क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे ध्यान ये दीजिए जहाँ से भी H निकलेगा इन 5 जगहों में से कहीं से भी वो एक Cl से क्रिया करके HCl बनाएगा। तो बचा कौन, CH3। Cl से परमिशन मांगेगा तो CH3 को या तो आर्थो पर भेज देगा या तो पैरा पर भेज देगा। अगला दिया है ग्रिनार्ड अपकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल प्राप्त कीजिए। देखिए इसमें बहुत आसान है, अगर आप एक समझ गए ना तो आप द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल सब बना लेंगे। कैसे बनता है ये जरा इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर देखिए मैंने लिया ग्रिनार्ड अपकर्मक जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, RMGF। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो Mg वाला हिस्सा है, धातु वाला हिस्सा है, इस पर प्लस होगा और जो हमारा R वाला हिस्सा ये दिखाई दे रहा है इस पर क्या होगा, माइनस होगा। अब होता ये है कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है उसमें से एक बॉन्ड ऑक्सीजन खींचेगा। अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड खींचता तो ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश आएगा, माइनस, और कार्बन पे कौन सा आवेश आएगा, प्लस। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये जो प्लस वाला हिस्सा है ये जुड़ने चला जाएगा माइनस यानी O से, और ये जो R वाला हिस्सा है ये जुड़ने चला आएगा कार्बन से। तो आप देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बचा है। O से जुड़ने कौन आया था, देखिए MgX से जुड़ने गया था O से, तो देखिए O से जुड़ने MgX आया है। और ये आपका जो एल्किल ग्रुप था ये किससे जुड़ने आया है, कार्बन से, देखिए यहाँ जुड़ गया है। अब बाद में इसका जल अपघटन कर दीजिए। जब आप इसका जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन करने पर क्या होता है, देखिए जल में 2 आयन होते हैं H और
OH होता है। तो होता क्या है कि जब ये जल आएगा और इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो जो धातु वाला हिस्सा है, Mg वाला हिस्सा, चूँकि ये प्लस है तो ये जल का OH माइनस खींच लेगा। अब जल का OH अगर इसको मिल गया तो इसको क्या मिलेगा, H। तो देखिए ये बन क्या गया, ये बन गया आपका RCH2 और ये बन गया OH। तो यानी देखिए यहाँ बन गया RCH2OH और प्लस क्या बन गया, MgOH। ठीक है। अब आप चाहें तो इस R की जगह पे CH3 रख दीजिए, इस X की जगह पे देखिए यहाँ I रख दीजिए और देखिए यहाँ पर आपको प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब प्राथमिक एल्कोहल जब आपको मिल गया तो द्वितीयक एल्कोहल के लिए आपको केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये देखिए जहाँ जहाँ यहाँ पर आपको H दिखाई दे रहा है ना, वहीं वहीं आप R कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप H की जगह पे R कर देंगे तो इसका मतलब इस बार हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेंगे, कोई दूसरा एल्डिहाइड लेंगे। ये देखिए CHO मतलब हो गया एल्डिहाइड और R मतलब कोई दूसरा एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं है। तो अगर आप यही क्रिया करेंगे तो देखिए तीनों जगह मैं R लगा दूंगा तो मेरा दूसरा एल्कोहल भी तैयार हो जाएगा। देखिए सेम ऊपर वाली अभिक्रिया में जो जो बदलाव मैंने किया था, देखिए जहाँ पिछली बार H था मैंने क्या लगा दिया, R। जहाँ भी H था वहाँ पे क्या लगा दिया, R। और यहाँ भी H था तो यहाँ पे क्या लगा दिया, R। हो गया। तो देखिए प्राथमिक एल्कोहल से क्या बन गया, द्वितीयक। अब द्वितीयक एल्कोहल जब आपके पास बन गया तो तृतीयक कैसे बनाएंगे, और आसान है। आप ये वाला H हटा करके यहाँ भी R लगा दीजिए। ये देखिए H हटा के क्या लगा देंगे, R। और यहाँ भी H हटा के क्या लगा देंगे, R। तो R लगने का मतलब अब देखिए ये एल्डिहाइड नहीं रह गया, ये क्या हो गया, कीटोन। तो आपको तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए ग्रीनार्ड अपकर्मक को कीटोन से क्रिया कराना होता है। बाकी प्रोसेस सेम है जैसे पहला वाला था, और तब हमारे पास यहाँ कौन सा एल्कोहल बनेगा, तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा। आते अगले प्रश्न पे, दिया है एल्डिहाइड कीटोन में विभेद करने का 2 रासायनिक परीक्षण लिखिए और संगत रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए आपको परीक्षण से पहले एक चीज़ आपको बता दें, अगर मैं कोई एल्डिहाइड लिखूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने CHO लिया है, या मैं आपको केवल एल्डिहाइड समूह ही बता रहा हूँ, अगर मैं CHO लूँगा और CHO को मैंने ऑक्सीजन दे दिया तो ऑक्सीजन देने पर यह क्या होता है, ये CHO ऑक्सीजन पाते ही देखिए क्या बना लेगा, COOH। कैसे, आप खुद ही देख लें, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। तो देखिए एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, और H है तो यहाँ क्या हो जाएगा, COOH। यानी एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीजन मिला, यानी एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण किया गया तो क्या मिलेगा, अम्ल मिलेगा। अब एल्डिहाइड कीटोन में विभेद करना तो इसका सबसे पहला अच्छा तरीका होता है, वो होता है आप इसको टॉलन अपकर्मक से क्रिया करा दीजिए किसी भी एल्डिहाइड को। अब क्या होगा, टॉलन अपकर्मक जो Ag2O होता, ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको किसी भी एल्डिहाइड से क्रिया कराऊंगा, यानी Ag2O को क्रिया कराऊंगा मैं मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड से, तो ये देखिए Ag 2 बार है और यहाँ पर O लिखा हुआ है। अब यही वाला O चला जाता है इसके पास तो ये CHO क्या बना लेगा, देखिए बना लिया COOH, और आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है 2 Ag, यानी क्या बचा है, रजत दर्पण। अगली क्रिया में CHO की जगह पे क्या लगा लेंगे, CH3CHO, फिर ये ऑक्सीजन जा करके CHO को बदल देगा किसमें, COOH में, और आपको यहाँ पर 2 सिल्वर यानी रजत दर्पण अलग प्राप्त होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, टॉलन अपकर्मक से क्रिया एल्डिहाइड करते हैं, एल्डिहाइड टॉलन अपकर्मक को किस में अपचयित कर देता है, रजत दर्पण में। ठीक है, जबकि कोई भी कीटोन ये क्रिया नहीं कर पाता है। तो आप इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकते हैं। और दूसरी अपक्रिया हमारी फेलिंग विलियन से होती है। जब आप फेलिंग विलियन से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखिए फेलिंग विलियन में से क्रिया करने के लिए CuO आता है। अब ये आप देखिए CuO जब आता है तो ये बदलता है Cu2O में। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए कॉपर 2 चाहिए, इसका मतलब आप यहाँ 2 से गुणा करेंगे। अब चाहे 2 का गुणा ऐसे दिखाइए या एक और CuO लिख दीजिए, बात तो वही है। अब होगा क्या, जब इसको मैं फॉर्मल्डिहाइड या एस्टल्डिहाइड किसी से क्रिया कराऊंगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर Cu2O कैसे बनेगा, ये देखिए ये है आपका Cu और ये 2O, यानी यहाँ पर ये Cu2O निकल गया ये। अब ये ऑक्सीजन जो बचा है ये आकर के CHO से जुड़ जाएगा, और CHO से जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCOOH। तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो जब फेलिंग विलियन से क्रिया करते हैं तो फेलिंग विलियन को क्यूप्रस ऑक्साइड में क्या करते हैं, अपचयित कर देते हैं और अपने आप को ऑक्सीकृत कर लेते हैं अम्ल में। लेकिन कोई भी कीटोन ये क्रिया नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो फेलिंग विलियन को क्यूप्रस ऑक्साइड में अपचयित कर देते हैं, लेकिन कोई भी कीटोन, यहाँ सॉरी टॉलिन अपकर्मक लिखा, ये टॉलिन काट दीजिएगा, फेलिंग विलियन से कोई क्रिया नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस पेपर में अभी तक जो आपको प्रश्न कराए गए हैं वो समझ में आ गए हैं। अगर कोई ऐसी हेडिंग या कोई ऐसी अपक्रिया जिसको आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस पेपर का सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक के लिए आप अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे रहिए। धन्यवाद।